आपका, मैं हूं आपके साथ हैदर जैदी। आज आपको बता दें, मेरठ में अफसरों ने मीडिया को रोका। मेरठ में उससे पहले आपको एक बड़ी खबर बता देते हैं। पहले चरण का मतदान जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर, सुबह से ही वोट करने पहुंच रहे हैं मतदाता। तो 7 बजे से ही मतदान शुरू हो चुका है। मतदान के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 11 जिलों की 58 सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है। 623 प्रत्याशियों के भाग्य का होगा फैसला। पहले चरण का मतदान जारी, लगातार उत्साह के साथ मतदान कर रहे हैं मतदाता। सुबह से ही वोट करने पहुंच रहे हैं मतदाता। मतदान के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो लगातार आपको बता रहे हैं 11 जिलों के 58 सीटों पर वोटिंग। श्रीकांत शर्मा की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां मतदान करने पहुंचे हैं श्रीकांत शर्मा। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। मेरठ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। मेरठ में अफसरों ने मीडिया को रोका। मेरठ में पोलिंग बूथ से 200 मीटर दूर रोके गए हैं उच्च प्राथमिक विद्यालय पूर्वा। अहिरान पर आदेश, कोतवाली शहर के इंस्पेक्टर ने रोकी मीडिया। भारत निर्वाचन आयोग के पास से भी एंट्री नहीं। तो कोतवाली शहर के इंस्पेक्टर ने मीडिया को रोका। इस वक्त की बड़ी खबर मेरठ से आपकी टीवी स्क्रीन पर, भारत निर्वाचन आयोग के पास, उनके पास होने के बाद भी एंट्री नहीं दी गई। मेरठ में अफसरों ने मीडिया को रोका है। इस वक्त की बड़ी खबर, इलेक्शन ब्रेकिंग से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मेरठ में पोलिंग बूथ से 200 मीटर दूर रोके गए हैं मीडियाकर्मी। उच्च प्राथमिक विद्यालय पूर्वा अहिरान पर आदेश है। कोतवाली शहर के इंस्पेक्टर ने मीडिया को रोका है। तो भारत निर्वाचन आयोग के पास से भी एंट्री नहीं मिली है। इस वक्त की यह बड़ी खबर है। इंडिया न्यूज पर इस वक्त की बड़ी खबर मेरठ से। हमारे साथ धर्मेंद्र मुजफ्फरनगर से जुड़ गए हमारे संवाददाता। धर्मेंद्र, जिस तरह से मुजफ्फरनगर सीट पूरी तरह से हॉट सीट है और इसको लेकर लगातार कहा जा रहा है, जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश का समीकरण बिगाड़ने के लिए जो जाटलैंड है उसको लेकर भी कहा जा रहा था कि मुजफ्फरनगर अहम केंद्र निभाएगा, इसमें अहम भूमिका निभाएगा। क्या लग रहा है, कितनी देर हुई मतदान शुरू हुए, किस तरह की मतदान की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए मतदान पूरे 7 बजे शुरू हो गया था। हालांकि कुछ जगह 5 या 10 मिनट की देरी पर शुरू हुआ। अगर बात करें, जिस तरह से आपने समीकरण की बात करी है, जाटों को जो है ध्रुवीकरण करने की कोशिश बीजेपी सरकार द्वारा की गई थी, क्योंकि बीजेपी को लगता है कि जिस तरह से मुस्लिम बाहुल्य हर सीट पर, मुजफ्फरनगर की 6 की 6 विधानसभा सीट पर सबसे ज्यादा मुस्लिम मतदाता है, उसके बाद एससी वोटर आता है और उसके बाद फिर जाट मतदाता है। बुढ़ाना की सीट की बात की जाए, जो हॉट सीट है, जिस पर राकेश टिकैत जी का गांव सिसोली आता है, वहीं पर जो मौजूदा विधायक है उमेश मलिक, उनका भी सिसोली में विरोध हुआ था। उनके सामने राजपाल बालियान को गठबंधन प्रत्याशी के रूप में उतारा गया है। अगर बात की जाए जाट वोटों की, तो वहां पर 80,000 के आसपास जो है जाट है और 1 लाख कुछ हजार जो है मुस्लिम मतदाता है। इसी समीकरण को बिगाड़ने के लिए जो है बीजेपी के अमित शाह ने कुछ चौधरियों को जो है दिल्ली बुलाया गया था, उनको समझाने का प्रयास किया था। लेकिन देखने वाली बात यह है कि जो 11 तारीख को रिजल्ट आएंगे, 11 मार्च को, उसमें कितना कामयाब बीजेपी हुई है समझाने में। बिल्कुल, तो कितना कामयाब बीजेपी होगी और कौन सी पार्टी होगी, यह 10 मार्च को ही साफ हो पाएगा। लेकिन आज ईवीएम में ये किस्मत जरूर कैद हो जाएगी। 58 सीटों पर यह किस्मत कैद हो जाएगी। 623 प्रत्याशियों की किस तरह की तस्वीरें इस वक्त मुजफ्फरनगर से आ रही हैं और क्या कपिल देव ताज बचा पाएंगे, जिसको लेकर लगातार मेहनत की जा रही थी बुढ़ाना में? बिल्कुल, देखिए, जहां तक कपिल देव की बात की जाए, कपिल देव की, तो जो शहरी मतदाता है उनका रुख अलग है, जो ग्रामीण परिवेश का मतदाता है उनका रुख अलग है, क्योंकि ग्रामीण परिवेश किसानों के मूल उनसे आता है। वहीं अगर शहरी मतदाताओं की बात करी जाओ तो वो भिन्न है। वहीं पे कपिल देव जिस तरह से लगातार फाइट में नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनके सामने सौरभ स्वरूप है, वो पूर्व मंत्री चित्ररंजन स्वरूप के बेटे हैं और व्यापारी परिवेश से ही आते हैं। कहीं ना कहीं दोनों में कांटे का टक्कर है। समझने वाली बात यह होगी, जिस तरह से 2 बार विधायक बनने के बाद में मौजूदा राज्य मंत्री कपिल देव हैं, वो कितना अपने पक्ष में मतदान करा पाते हैं। बिल्कुल, तो मुजफ्फरनगर के पोलिंग बूथ पर ईवीएम खराब होने की खबरें भी आ रही थी, क्या सच्चाई है?
बिल्कुल, इस्लामिया इंटर कॉलेज पड़ता है मीनाक्षी चौक के पास में सदर सीट पर। वहां पर एक ईवीएम में कुछ वीवीपैट मशीन का खराब होने का, जो पर्ची वाली बात होती है निशान वाली, उसको वीवीपैट को जो है खराब होने की सूचना आई थी, लेकिन प्रशासन इधर मौके पर पहुंचकर उसको ठीक करा दिया गया है। बिल्कुल, तो प्रशासन की तरफ से उसको ठीक जरूर करा दिया गया। तो किस तरह का उत्साह, किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, क्योंकि 7 बजे मतदान जब शुरू हुआ तो काफी ठंड थी, काफी सर्दी थी, ऐसे में भी लोगों की जो उत्साह था वो किसी से कम नहीं था। और हमारे देश में, हमारे प्रदेश में यह सबसे महत्वपूर्ण होता है कि चुनाव भी किसी त्योहार से, मतदान भी किसी त्योहार से कम नहीं होता। धर्मेंद्र, बिल्कुल, देखिए 5 साल मतदाता अपने नेता का इंतजार करता है कि वो उनके पास वोट मांगने आएगा, उसके बाद हम मतदान करेंगे, उत्साह होता है पूरी तरह से। लेकिन ठंड लगातार जारी है। जिस तरह से रात में शीतलहर थी और सुबह होते ही घना कोहरा सामने आ गया, तो उसके थोड़ा परेशानी का सबब, क्योंकि शहरी मतदाता थोड़ा सुविधा वाला होता है, उसी कारण वो थोड़ा कम निकला। लेकिन अब हो सकता है लंबी कतारें जो है बूथों पर देखने को मिलेगी। लेकिन मुस्लिम बाहुल्य जो क्षेत्र है उनमें लंबी कतारें अभी से लगी हुई है। लेकिन जो अब दूसरे क्षेत्रों की बात की जाए तो वहां इक्का दुक्का भी मतदाता अपने पोलिंग बूथ तक पहुंच रहा है। बिल्कुल, तो इक्का दुक्का मतदाता पहुंच रहा है, लगातार उत्साह के साथ पहुंच रहा है। बने रहिए आप धर्मेंद्र हमारे साथ। इस वक्त की एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, तो आपको बताएंगे, जिस तरह से बड़ी खबर के बारे में बताएंगे। लेकिन पश्चिमी यूपी की होट सीट पर सौरभ स्वरूप एसपी आरएलडी प्रत्याशी, कपिल देव अग्रवाल बीजेपी और पुष्कर पाल बीएसपी, पंडित सुरेश कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। इन 4 प्रत्याशियों पर दाव लगाया है मुजफ्फरनगर विधानसभा में और इनको मैदान में उतारा गया है। सौरभ स्वरूप के लिए जिस तरह से आरएलडी की साख बचाना महत्वपूर्ण होगा, तो उसी तरह से कपिल देव अग्रवाल के लिए भाजपा का ताज दोबारा से वापस लौटाने की चुनौती होगी। और अगर हम बात करें और हम बुढ़ाना की बात करें तो राजपाल बालियान, उमेश मलिक, हाजी मोहम्मद अनीस और देवेंद्र कश्यप, यानी ये चारों मैदान में ताल ठोक रहे हैं। राजपाल बालियान एसपी आरएलडी प्रत्याशी, उमेश मलिक बीजेपी, हाजी मोहम्मद अनीस आपको बता दें जिस तरह से बीएसपी के प्रत्याशी हैं, देवेंद्र कश्यप कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। तो उमेश मलिक पर भी बड़ी जिम्मेदारी एक बार फिर बीजेपी का परचम लहराने की, तो राजपाल बालियान पर आरएलडी और एसपी का जो साख है, जो दावे किए जा रहे हैं, वो बचाने की पूरी कोशिश और पुरजोर कोशिश की जा रही है। तो पश्चिमी यूपी की हॉट सीट के बारे में हम आपको बता रहे हैं। मतदान लगातार जारी है और धर्मेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं और पश्चिमी यूपी की जो हॉट सीट है उसके बारे में उनसे बात करते हैं। धर्मेंद्र, जिस तरह से लगातार पश्चिमी यूपी की हॉट सीट इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि यह तय करेंगी कि उत्तर प्रदेश के चुनावों का रुख किधर होगा, ये मानते हैं आप? बिल्कुल मानता हूं। जिस तरह से पहले फेज में मुजफ्फरनगर को लिया गया है, उसी के देखते हुए कहीं ना कहीं जो किसान आंदोलन था या अन्य चीज थी, चाहे वो जिस तरह से विपक्ष ने जो है सरकारी कर्मचारियों के पेंशन की बहाली का बात किया गया है, वहीं एक सबसे बड़ी बात यह है कि जो उत्तर प्रदेश पुलिस के कर्मचारी है उनके लिए विपक्ष ने एक चीज और कही है, जो उनका निकटवर्ती सीमा में स्थानांतरण, यानी कि कहीं बॉर्डर स्कीम भी खत्म करने वाली बात है। कई लुभावने वादे हैं, बिजली को लेकर वादे हैं। वहीं मुजफ्फरनगर की जो मूल समस्या है वो किसानों से जुड़ी हुई है, उनके मूल्य रेट को लेकर, भुगतान को लेकर। हालांकि अभी चुनाव से कुछ दिन पहले जो पिछले साल का बकाया भुगतान है वो लगभग सरकारों द्वारा जो है, मिलों द्वारा जो है पूरा करा दिया गया है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वोटर्स के मन में ये समस्या रहती है, किसानों के समय में समस्या रहती है, क्योंकि चुनाव के वक्त ही क्यों पूरे वादे किए जाते हैं और अन्य लुभावने वादे क्यों जाते हैं। महंगाई की भी एक समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है। जो यहाँ के युवा वर्ग है, जो आर्मी और मिलिट्री और फोर्स की जो तैयारी करता है, उनको उम्र को लेकर, क्योंकि बार बार जो है भर्तियां कैंसिल हो जाती है, कहीं पेपर लीक हो जाता है, उस चीज को भी युवाओं के मन में ये चीज रहने वाली है। बिल्कुल, तो युवाओं के मन में ये चीज रहने वाली होगी। और जिस तरह से लगातार आप वहां मतदाताओं से बात कर रहे होंगे, किस मुद्दे को लेकर वो वोट कर रहे हैं, किस पर उनका फोकस है, किस तरफ वो देख रहे हैं और किस लिए आज वो मतदान कर रहे हैं, क्या वो उनका कहना है? बिल्कुल, देखिए साफ है, कुछ लोग अपनी सुरक्षा की बात कर रहे हैं, कहीं कुछ लोग विकास की भी बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग महंगाई और बेरोजगार की बात कर रहे हैं। सभी चीजों को ध्यान पर रखकर वो अपने प्रत्याशी को जो है मत कर रहे हैं। वहीं बात की जाए अगर जिस तरह से ध्रुवीकरण करने वाली बात थी, क्योंकि मुजफ्फरनगर में सबसे ज्यादा जो 6 की 6 सीट है, सबसे ज्यादा मुस्लिम इन मतदाता सबसे ज्यादा है। उसी के देखते कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार को या बीजेपी पार्टी को यह डर था कि कहीं ना कहीं अगर कुछ लोगों का ध्रुवीकरण न हुआ, जिस तरह से जाट बिरादरी को टारगेट किया गया था बीजेपी द्वारा, तो ये कहीं ना कहीं ये जो गठबंधन है, ये गठजोड़ है, कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए परेशानी का सबब बन सकता है।
तो बीजेपी के लिए जरूर परेशानी का सबब बन सकता है, लेकिन जिस तरह से कहा जा रहा है 2017 में जो बम्पर सुनामी लाने में कामयाब भारतीय जनता पार्टी हुई थी, उसका असर इस बार पड़ सकता है, ये सभी का मानना है, सभी चाणक्य इस बात को कह रहे हैं। लेकिन जो अति पिछड़ा वर्ग का वोटर है उसको लेकर यह कहा जा रहा है कि पिछली बार वो अगर समाजवादी के पक्ष में था तो इस बार उसको भारतीय जनता पार्टी ने अपने पक्ष में, अपने हित में वोट करने के लिए अपील उससे की है, और इस बार लग रहा है कि वो वोटर भारतीय जनता पार्टी के हित में चला जाएगा। बिल्कुल, पिछड़ा वर्ग का जो वोटर है, बहुत बड़ी संख्या में वो मतदाता वोटर हैं, उसी को लेकर कोई पार्टी जो है, जिस तरह से बीजेपी ने कोशिश की अंदर ही अंदर खाने उनको समझाने की कोशिश की, अपने पक्ष में करने की कोशिश की। ये देखने वाली बात ये होगी जब ईवीएम मशीन खुलेगी 11 मार्च को, इस चीज रिजल्ट का जब भी सामने है, क्योंकि जो ओबीसी वर्ग और एक जो साइलेंट वोटर है, वो साइलेंट वोटर बिल्कुल अपने आप को कहीं खोलने वाली बात नहीं, किसी प्रत्याशी पार्टी के पक्ष में खोलने वाली बात नहीं, वो कहां जाता है, वो अपने आप में एक बड़ी निर्णय है, क्योंकि मुस्लिम की बात की जा रही है, जाट की बात की, दलित की बात की जा रही है, लेकिन जो ओबीसी वर्ग है, ओबीसी वर्ग कई बिरादरियों में आता है, उसके बाद में उसकी अभी तक जो बीजेपी ने चिंता की है, मुझे नहीं लगता किसी अन्य पार्टी ने, क्योंकि अखिलेश जी ने भी बड़ी संख्या में जो है ओबीसी कैंडिडेट को टिकट दिया है, कहीं ना कहीं दोनों पार्टी ने इस ओबीसी वोट बैंक को। धर्मेंद्र आप बने रहिए हमारे साथ, धर्मेंद्र बने रहिए हमारे साथ हमारे सहयोगी न्यूज रूम से वर्षा हमारे साथ जुड़ गई हैं। वर्षा के पास सीधा हम आना चाहेंगे। वर्षा, इस वक्त की क्या ब्रेकिंग आ रही है, सबसे पहले ये बताइए। करते हैं बड़ी खबर का। मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर की सदर विधानसभा सीट में ईवीएम मशीन खराब होने की बड़ी खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। मुजफ्फरनगर सदर विधानसभा में ईवीएम मशीन खराब पाई गई है। आपको बता दें कि इस्लामिया इंटर कॉलेज में ईवीएम मशीन खराब हुई है। मतदान करने वाले लोगों का मतदान कर्मी पर आरोप, गंभीर आरोप लगा है और 2 घंटे बाद मतदान करने के लिए आने को कहा है। आपको बता दें कि सुबह 7 बजे से प्रक्रिया शुरू हो गई थी, लेकिन मतदान केंद्र में ईवीएम मशीन खराब होने की वजह से लोगों को घर लौटना पड़ रहा है। इलेक्शन से जुड़ी बड़ी खबर मैं आपको मुजफ्फरनगर से दिखा रहे हैं, जहां पर सदर विधानसभा में ईवीएम मशीनें खराब हुई है। इस्लामिया इंटर कॉलेज में ईवीएम मशीन खराब है। मतदान करने आए लोगों का मतदान कर्मी पर गंभीर आरोप है। 2 घंटे बाद मतदान करने के लिए आने को कहा गया है। तो चुनावों से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से। आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर में ईवीएम मशीन जो है वो खराब है, जिससे अब जो मतदान करने लोग पहुंचे हुए थे उन्हें घर लौटना पड़ रहा है और उन्हें ये हिदायत दी गई है कि आप 2 घंटे बाद आए। और इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता धर्मेंद्र जुड़ चुके हैं मुजफ्फरनगर से। आइए उनका रुख करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि किस वजह से ये बड़ी लापरवाही मुजफ्फरनगर के पोलिंग बूथ में देखने को मिली है। धर्मेंद्र, क्या कुछ जानकारी इस खबर पर? देखिए, मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा, जिस तरह से मेरठ में मीडिया को बूथों से अलग किया गया है, उसी तरह मुजफ्फरनगर में कहीं ना कहीं मीडिया को बूथों से दूरी बनाने के लिए गया था। जब हमारे पास में ये सूचना आई थी कि इस्लामिया इंटर कॉलेज में ईवीएम मशीन की, जब पीपीएट जो मशीन है वो खराब हुई है, तो उसके बाद जिस तरह की सूचना आ रही थी, हमने प्रशासनिक अधिकारियों से बात की, तो प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि जो पीपीएट मशीन खराब थी उसको ठीक करा दिया गया। लेकिन वहीं अगर मतदाताओं की बात करें तो वो गंभीर आरोप जो है मतकर्मियों पर लगाते नजर आ रहे हैं कि ये जानबूझकर इस चीज के हालात पैदा कर रहे हैं, जिससे कि इस्लामिया इंटर कॉलेज एक मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, ताकि मुसलमानों की वोट कम से कम हो। जी धर्मेंद्र, ये भी जानना चाहेंगे कि 7 बजे से वोटिंग प्रक्रिया शुरू होनी थी, 2 घंटे लेट है, कब वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, इस पर कुछ जानकारी सामने आई है? बिल्कुल, देखिए, लगातार हम प्रशासन के अधिकारियों के संपर्क में, उनका दावा कि हमने मशीन को ठीक कर दिया है, लेकिन अंदर से अभी से क्या सूचना आ रही क्या नहीं, कोई भी ये चीज बताने के लिए तैयार नहीं है। जी धर्मेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिएगा और चुनावों से जुड़ी जो पूरी जानकारी है, महा कवरेज जो है वो इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल वक्त हो चुका है। स्वागत है आप सभी का। चलिए आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं बड़ी खबर का। बड़ी खबर आ रही है आपकी मेरठ से। आपको बता दें कि मेरठ में जहां पर ईवीएम मशीन पोलिंग बूथ होते हैं, वहां पर
मीडिया कर्मियों को रोका। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, मेरठ में अफसरों ने मीडिया को रोका है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, मेरठ में पोलिंग बूथ से 200 मीटर दूर मीडिया कर्मियों को रोका गया है। उच्च प्राथमिक विद्यालय पूर्वा अरिहान पर आदेश। साथ ही आपको बता दें कि कोतवाली शहर के इंस्पेक्टर ने मीडिया को रोका है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, भारत निर्वाचन आयोग के पास से भी एंट्री नहीं। इस वक्त की बड़ी जानकारी चुनावों से जुड़ी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से मेरठ में अफसरों ने मीडिया को रोका है। आपको बता दें कि मेरठ में जहां पर पोलिंग हो रही थी वहां पर मीडिया को रोका गया है। साथ ही आपको बता दें मेरठ में पोलिंग बूथ से 200 मीटर दूर मीडिया कर्मियों को रोका गया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, उच्च प्राथमिक विद्यालय पूर्वा अरिहान पर आदेश। कोतवाली शहर के इंस्पेक्टर ने मीडिया को रोका। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं मेरठ से, भारत निर्वाचन आयोग के पास से भी एंट्री नहीं। बड़ी जानकारी चुनावों से जुड़ी हुई हम आपको दिखा रहे हैं, मेरठ में अफसरों ने मीडिया को रोका है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, मेरठ में पोलिंग बूथ से 200 मीटर दूर रोकी गई है मीडिया कर्मियों की गाड़ी। उच्च प्राथमिक विद्यालय पूर्वा अरिहान पर आदेश। कोतवाली शहर के इंस्पेक्टर ने रोकी मीडिया की गाड़ी। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ देवेंद्र जुड़ चुके हैं जेवर से। आइए उनका रुख करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं किस तरह से जेवर में जो पोलिंग बूथ की प्रक्रिया है वो कैसी चल रही है और किस तरह से ये जो खबरें आ रही है जहां पर ईवीएम मशीन्स खराब हो जा रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ मीडिया कर्मियों की गाड़ियों को भी रोका जा रहा है। क्या कुछ जानकारी इस खबर पर? देवेंद्र, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी एक बार बिल्कुल दोबारा सवाल दोहराएं। जी देवेंद्र, मैं जानना चाहूंगी कि फिलहाल आप जेवर में मौजूद हैं, किस तरह से वहां पर जो पूरी प्रक्रिया है चल रही है, क्योंकि कहीं से खबर आ रही है कि ईवीएम मशीन खराब है तो कहीं पे मीडिया कर्मियों की गाड़ी जो है वो रोकी जा रही है, तो क्या कुछ प्रोसेस चल रहा है, क्या जानकारी? बिल्कुल देखिए, अगर जेवर विधानसभा की बात करें तो सुबह से ही जिस तरह से मतदाताओं में जोश दिखाई दिया है, तो ऐसे में शुरुआत में जरूर इस तरह की शिकायतें आई थी कि ईवीएम मशीन धीमे स्पीड से चल रही थी और इसी वजह से कई जगह लंबी लंबी लाइनें भी लगी थी। मैं आपको तस्वीर दिखा देता हूं, फिलहाल की भी आप साफ तौर से देख सकते हैं। ये रहुपुरा कस्बा है जहां से निवर्तमान विधायक धीरेन्द्र सिंह बीजेपी के विधायक है, वो भी यहाँ वोट करके गए हैं, चूंकि वो उनका ये पैतृक निवास रहुपुरा में ही है। लेकिन यहाँ जो आप भीड़ है वो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं साफ तौर से कि मतदाताओं में कितना जोश है। इसके साथ साथ में अगर देखिए बात करें, चूंकि मुद्दों की बात पे भी आ जाते हैं, चूंकि अभी धीरेन्द्र सिंह से जब हम बात कर रहे थे तो उनकी तरफ से साफ ये कहा गया था कि विकास और कानून व्यवस्था के नाम पर, सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर मतदाता वोट करेंगे और कहीं ना कहीं वो खुद अपनी जीत को लेकर आश्वासन दिखाई दिए और साफ तौर से उनका कहना था कि जितना मार्जिन जीत का पिछली बार उनका रहा था उससे ज्यादा मार्जिन इस बार 1.5 लाख वोटों का रहेगा। और इसके साथ उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि 70% जो वोटिंग होगी वो बीजेपी के पक्ष में होगी, जबकि 30% में तमाम बाकी पार्टियां रहने वाली हैं। लेकिन इसके इतर अगर बात करें, बिल्कुल हॉट सीट बना हुआ है क्योंकि दोनों ही प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के हैं। और भारतीय जनता, बहुत शुक्रिया वर्षा, आप हमारे साथ जुड़ी, और देवेंद्र आपका भी बहुत शुक्रिया। और जिस तरह से लगातार जेवर सीट को लेकर खबरें आ रही हैं, अब देखना यह होगा कि कितना दिलचस्प ये टक्कर होगी।